हमारा जो नया सिलेबस है, तो ये आपका सिलेबस था। ये सब चीजें आपकी ना बीएड में पढ़ी हुई चीजें हैं, ठीक है। तो इनसे डरना तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज जरूर है, क्योंकि सिलेबस इन्होंने बहुत भर भर के दे दिया है और मार्क्स हैं कम, तो हमको क्या करना है, बहुत ही स्मार्ट वर्क करके हमें इस सिलेबस को कवर करना है, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट यूनिट आपका कौन सा है? ये आपका पूरा फिलोसफी वाला यूनिट है। आज हम ये वाला कवर करेंगे, एजुकेशन एंड फिलोसफी, और इसका रिलेशनशिप देखेंगे, एजुकेशन और फिलोसफी का रिलेशनशिप क्या होता है। एजुकेशन एंड फिलोसफी, जिसे हम क्या कहते हैं, शिक्षा और दर्शन। अब देखो, सबसे पहले हम शिक्षा को समझेंगे कि एजुकेशन क्या है। एजुकेशन क्या है आपकी? इट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस थ्रू विच अ चाइल्ड और एन अडल्ट एक्वायर्स नॉलेज, एक्सपीरियंस, स्किल, साउंड एटीट्यूड, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिससे शिक्षा के द्वारा आप क्या सीखते हो, आप ज्ञान अर्जित करते हो, आपको अनुभव होते हैं, आप कौशल सीखते हो, किसी काम को करने का तरीका सीखोगे, आपके जो दृष्टिकोण है वो डेवलप होता है, आपका किसी चीज को देखने का तरीका, एक नजरिया आपका डेवलप होता है। यही तो सीखते हैं हम सब स्कूल में जाकर, ठीक है। ज्ञान अर्जित करेंगे, बहुत सारी चीजों पे हमें प्रैक्टिकल काम करना आ जाता है, कौशल सीखते हैं, दृष्टिकोण बनता है। यही शिक्षा जो है आपकी, हम स्कूल में भी सीखते हैं, बल्कि डे टू डे लाइफ में भी एजुकेशन, एक तरह से हमारी एजुकेशन तो चलती ही जा रही है ना। वो जो भी हम अपने आसपास सीख रहे हैं वो सब आपका एजुकेशन में ही समाहित है। अब देखो, क्वेश्चन कहां से बनेगा? क्वेश्चन आपका एक तो यहां से बन सकता है, अगर हम फैक्चुअल क्वेश्चन देखें कि एटाइमोलॉजिकल मीनिंग क्या होता है। एटाइमोलॉजिकल मीनिंग कहने का मतलब है कि कोई जो शब्द है वो कहां से उसकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है, कहां से उत्पत्ति हुई है। तो अगर हम एजुकेशन शब्द की बात करें तो इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? इस शब्द की उत्पत्ति एक तो आपके लैटिन शब्दों से हुई है। जैसे पहला शब्द यहाँ पे लिया हुआ है एजुकेयर। एजुकेयर का मतलब क्या है? टू ब्रिंग आउट, टू ब्रिंग अप, टू रेज, टू एजुकेट, यानी कि कुछ बाहर लाना, ठीक है। पहले क्या था आपका? पहले यह माना जाता था कि शिक्षा क्या कर रही है? टू पुट इन, मतलब बच्चा तो क्या है? टेब्यूला रासा है। किसने कहा है टेब्यूला रासा? बच्चे को खाली स्लेट। टेब्यूला रासा का मतलब क्या होता है? ये भी देखो, छोटे छोटे से क्वेश्चन है, बन जाते हैं। टेब्यूला रासा, टेब्यूला रासा का मतलब होता है ब्लैंक स्लेट, खाली स्लेट है। ब्लैंक स्लेट कहा था जॉन लॉकी ने, ठीक है। जॉन लॉकी कहते हैं कि बच्चा क्या है? एक खाली स्लेट है और हमें उसके अंदर ज्ञान भरना है। जॉन लॉक ने कहा था कि टेब्यूला रासा है बच्चा, उसके अंदर हमें ज्ञान डालना है, भरना है। लेकिन आज ऐसा नहीं माना जाता, बल्कि एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आपको बच्चे के अंदर ज्ञान या ये सारी चीजें भरनी है। बच्चे के अंदर जो भी उसके अंदर पोटेंशियल, उसके अंदर क्वालिटीज हैं, उसके अंदर जितनी भी संभावनाएं हैं, उनको आपको और ज्यादा विकास उसका करके उसे बाहर निकालना है, ठीक है। बच्चे के अंदर जो क्वालिटीज हैं, जो उसके अंदर गुण हैं, उनको बाहर निकालना है, ठीक है, उनका विकास करना है। टू ब्रिंग आउट, इसीलिए कह रहे टू ब्रिंग आउट, बाहर लाना। या एजुसियर से भी इसकी उत्पत्ति मानी गई है। टू लीड आउट, टू ड्रॉ आउट, इसे भी यही माना गया है, जिसका अर्थ है बाहर निकालना। किसे बाहर निकालना? बच्चे की स्वाभाविक क्षमताओं को, बच्चे के अंदर जो क्षमताएं हैं उनको हमें बाहर लेकर आना है एजुकेशन देकर। या एजुकेटम से, एजुकेटम क्या है आपका? विच मीन्स एक्ट ऑफ टीचिंग, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, मतलब इसका अर्थ है शिक्षण या प्रशिक्षण देना। शिक्षण या प्रशिक्षण देकर आपको बच्चे के अंदर से चीजों को क्या करना है? उसकी क्षमताओं को बाहर निकालना है, ठीक है। एक और तरीके से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं एजुकेशन शब्द को, ई और ड्यूको। एजुकेशन कहां से आता है? ई और ड्यूको। ई का मतलब होता है फ्रॉम इनसाइड, अंदर से, और ड्यूको का मतलब होता है आगे बढ़ाना। मतलब यहां पर निकल के सब जगह यही आ रहा है कि बच्चे के अंदर जो इंटरनल फैकल्टीज हैं, यानी बच्चे के अंदर जो आंतरिक क्षमताएं हैं, उनको बाहर की ओर लाना, उनका विकास करना, कि बच्चा उनका इस्तेमाल करके जीवन में आगे कुछ ना कुछ प्रैक्टिकली कर सके। वही क्या है आपका? एजुकेशन, ठीक है। ये तो एटाइमोलॉजिकल मीनिंग हो गया। अब एजुकेशन के लिए हम और कौन कौन से शब्दों का प्रयोग करते हैं? एक तो आपके शब्द का प्रयोग होता है पेडागोजी, ठीक है। पेडागोजी बहुत यूज किया जाता है आपका शिक्षा के लिए, ठीक है। शिक्षा का यहां पर अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब भी क्या है? इसको इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं। शिक्षा कर देना मतलब ये पेडागोजी, मतलब किसी चीज की को देने का तरीका। और शिक्षा की अगर हम बात करें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, एजुकेशन को हिंदी में शिक्षा कहा जाता है, ठीक है, जो कि संस्कृत धातु रूप शश से आया है, ठीक है। शिक्षा का मतलब क्या है? शिक्षा संस्कृत के धातु शश से आया है, जिसका अर्थ होता है अनुशासन देना। आप एजुकेट करके क्या कर रहे हो? बच्चे को क्या कर रहे हो? डिसिप्लिन बना रहे हो, उसको उसके अंदर क्या लेकर आ रहे हो? एक तरीका जीने का। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि चुपचाप शांति से बैठ गए एक जगह पर, कुछ नहीं बोल रहे, ये डिसिप्लिन नहीं होता है। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है?
कि आपके जीवन जीने के तरीके में एक तारतम्यता है। आप जीवन को जो जी रहे हैं वो एकदम कंट्रोल्ड मैनर में, डिसिप्लिन तरीके से जिए, ठीक है। हर चीज का एक टाइम होता है, हर चीज को करने का एक तरीका होता है, वो डिसिप्लिन होता है। तो अनुशासन देना, नियंत्रित करना या निर्देश देना, ये होता है आपका शस्त्र धातु जहां से लिया गया उसका अर्थ। ऐसे ही आपका एजुकेशन के लिए हम एक विद्या वर्ड भी प्रयोग करते हैं। ये भी आपके संस्कृत के वर्ड से आया है जिसका नाम विद, जिसका मतलब होता है टू नो। विद का मतलब क्या है? जानना, किसी चीज के बारे में जानकारी अर्जित करना। ये आपके लिए क्वेश्चन आ गया। इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने बन के आ सकता है। जो हमने एटाइमोलॉजिकल मीनिंग पढ़ा, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द वर्ड एजुकेशन, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति कौन से शब्द से हुई है? एजुकेयर, एजुसेयर, एजुकेटर या ऑल ऑफ द अबव? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? एटाइमोलॉजिकली आप देखेंगे तो एजुकेशन वर्ड इन सभी से इसकी उत्पत्ति हुई है। चलिए, डेटा ऑफ एजुकेशन में क्या आ जाएगा आपका, कि जब हम शिक्षा की बात कर रहे हैं तो हम किन किन कारकों की बात कर रहे हैं। देखो, शिक्षा के लिए आपके क्या क्या चीजें आवश्यक है। सबसे पहले तो लर्नर, चाइल्ड होना चाहिए, यानी लर्नर, अधिगम कर्ता, ठीक है, अधिगम कर्ता होना चाहिए। बच्चा क्या है यहाँ पर? जो सीखेगा, अधिगम कर्ता, सीखने के लिए जो तत्पर हो। फिर हेरिडिटी क्या हुआ आपका? इन्नेट क्वालिटीज। इन्नेट क्वालिटीज मतलब बच्चे के अंदर अपने आप से उसके अंदर निहित कुछ क्षमताएं हैं, वो इन्नेट क्वालिटीज क्या है, वो हेरिडिटी डिसाइड करती है। कुछ बच्चे जो है बॉर्न इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ बच्चे जो है उनकी बुद्धि उतनी तेज नहीं होती है। तो सबके अंदर, किसी का बड़ा आर्टिस्टिक हैंड होता है, सबके अंदर अपनी अपनी क्वालिटीज है। तो वंशागति या हेरिडिटी का मतलब क्या है? हम किसको देखने की कोशिश कर रहे हैं? इन्नेट क्वालिटीज को, बच्चे के अंदर जो गुण उसके अंदर समाहित है। एनवायरमेंट मतलब पर्यावरण, आप किस तरह का एनवायरमेंट पे बच्चे को पढ़ा रहे हो, वो बहुत ज्यादा प्रभावित करता है शिक्षा को। क्लासरूम का एनवायरमेंट कह लो, या जिस पूरे स्कूल के एनवायरमेंट में आप बच्चे को रख रहे हो, इतने घंटे बच्चे के वहां पे गुजरते हैं, बच्चा क्या क्या अपने आसपास देख रहा है, वो सब क्या आ जाएगा? एनवायरमेंट में आ जाएगा। प्लस टाइम, टाइम किसका? बच्चे का एज, यहाँ पर एज भी आ जाएगा। हम यहाँ पर टाइम को दो रूपों में लेके चलेंगे। एक तो समय अनुसार भी शिक्षा दी जाती है, आज के समय में जो शिक्षा दी जा रही है उसका जो आप रेलेवेंस देखोगे तो पुराने जमाने में नहीं था। पुराने में जमाने में जो गुरु शिष्य परंपरा चलती थी, तो गुरु शिष्य परंपरा में अलग तरह की शिक्षा होती थी। आज के जमाने में अलग तरीके से, आजकल कोडिंग, कंप्यूटर, ये सब तो जो देखिए आप कितना इंपॉर्टेंट बन गया, हिस्सा बन गया इसका। लेकिन पहले जमाने में ये सब नहीं हुआ करता था, पहले कुछ और चीजें थी, उस समय के परिप्रेक्ष्य के हिसाब से वो चीजें सही हुआ करती थी। प्लस अगर हम देखें कि एज बच्चे की अगर जो है उसके अकॉर्डिंग आपको बच्चे को शिक्षा देनी है। नर्सरी क्लास के बच्चे को जो पढ़ा सकते हो वो आप 12th क्लास के बच्चे को नहीं पढ़ाओगे, या फिर आप एक 10th क्लास के बच्चे को जो पढ़ाना चाहते हो वो आप 1st क्लास के बच्चे को नहीं पढ़ाओगे। एज के अकॉर्डिंग पढ़ाओगे। जितना बच्चे का मानसिक क्षमता है उसके अकॉर्डिंग ही आप बच्चे को क्या दोगे? ज्ञान दोगे। तो समय भी बहुत ज्यादा उचित होना चाहिए। आपको ध्यान देना है कि बच्चे का मानसिक स्तर कितना है और वो कितने लेवल तक की चीजों को सीख पाएगा। तो ये सब आपका डेटा में आ जाता है, ठीक है। अब अगर हम नैरोअर मीनिंग ऑफ एजुकेशन देखें, यानी कि अगर हम संकीर्ण अवधारणा देखें, तो हम सीधे कह देंगे एजुकेशन से हमारे दिमाग में सीधे सीधे स्कूली शिक्षा आती है, ठीक है। स्कूल में जो हमें शिक्षा मिल रही है, जो पढ़ाई लिखाई चल रही है, वो एजुकेशन है। इवन के आज भी देखोगे कई पेरेंट्स तो आप को करिकुलर एक्टिविटीज को एजुकेशन कहाँ मानते हैं। वो पहले चलता था ना, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे खराब वाला, लेकिन आज उसका परिपेक्ष चेंज किया गया है। एनईपी में तो कह रहे हैं भाई म्यूजिक को भी एक सब्जेक्ट मानिए, को करिकुलर एक्टिविटीज को सब्जेक्ट मानिए। पहले लेकिन क्या माना जाता था? सिर्फ किताबें होनी चाहिए तभी बच्चा पढ़ रहा है सामने से, ठीक है। अगर खेल कूद में है तो वो बच्चा अपना समय नष्ट कर रहा है। तो औपचारिक स्कूल शिक्षा जो है उसी को हम केवल शिक्षा मानते हैं। लेकिन अगर हम वाइडर मीनिंग देखें, शिक्षा का व्यापक अर्थ देखें, तो शिक्षा क्या है? जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। आप हमेशा कुछ ना कुछ सीख रहे हो, क्योंकि सबसे पहली डेफिनेशन हमने क्या देखी थी? डेफिनेशन मतलब एक जो हमने समराइज करके समझने की कोशिश की थी कि एजुकेशन में आप क्या क्या अर्जित करते हो? ज्ञान, अनुभव, कौशल, दृष्टिकोण। ये सब क्या आपको डे टू डे लाइफ में चीजों से सीखने को नहीं मिलता है? आप अपने घर में भी आपके माता पिता से भी जब बात करते हो तो वो आपके दृष्टिकोण को बनाने की कोशिश करते हैं, या आप अपने मम्मी से अगर खाना बनाना सीख रहे हो वो भी तो एक कौशल है। तो बहुत सा जो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है शिक्षा सिर्फ स्कूलों तक सीमित नहीं, ठीक है। तो मैकेंजी की एक डेफिनेशन है यहाँ पर, वो कहते हैं इन वाइडर सेंस it is a process that goes on throughout life and is promoted by almost every experience in life। यानी कि अगर हम आपके व्यापक अर्थों में समझे तो शिक्षा जीवन भर चलने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है, और जो आपके जीवन में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, जितने भी अनुभव आपको प्राप्त हो रहे हैं, वो सब कहीं ना कहीं आपकी शिक्षा का हिस्सा है। वो सब आपकी पर्सनैलिटी को बना रहे हैं। तो शिक्षा कहां से कहां तक चलती है? बर्थ टू डेथ, जन्म से मृत्यु तक, एंड वॉर्म टू टॉम,
गर्भ से कब्र तक चलती है। अब यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस है। डेफिनेशंस मैं कभी भी ये नहीं कहती हूँ कि बैठ के रटो, लेकिन हाँ पढ़ लो, अगर दिमाग में रह जाती है, डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है, आपको याद आ गया तो उसे कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि डेफिनेशन बहुत सारी होती है सिलेबस में, कितनी याद करते रहोगे, लेकिन अगर मेमोरी अच्छी है, पढ़ लो, दिमाग में रह जाएगी तो सही रहेगा। महात्मा गांधी ने क्या कहा है? महात्मा गांधी कहते हैं, बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्रॉइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन मैन, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। इनके अनुसार शिक्षा क्या है? गांधी जी के हमें विचार भी पढ़ने हैं। उनके अनुसार शिक्षा है कि एक बच्चे के अंदर, एक व्यक्ति के अंदर जितनी भी कैपेबिलिटीज, जितनी भी क्वालिटीज हैं, ठीक है, उसके शरीर, शारीरिक उसकी क्वालिटीज कह लो, उसके माइंड में, उसकी आत्मा में जितने भी गुण विद्यमान है, उन सब का विकास करके एक बिल्कुल सबसे बेस्ट व्यक्ति जो है वो बाहर निकल के लेकर आना, यही महात्मा गांधी का कहना है कि शिक्षा के जरिए क्या करना चाहिए, हमें व्यक्ति के अंदर जितनी भी उसके अंदर फैकल्टीज हैं, जितनी भी उसके गुण हैं, उन सबको एकदम परफेक्शन की ओर लेके जाना चाहिए और अब सर्वश्रेष्ठ एक व्यक्ति बनाने की कोशिश करनी चाहिए। रविन्द्रनाथ टैगोर क्या कहते हैं? एजुकेशन इनेबल्स द माइंड टू फाइंड आउट द अल्टीमेट ट्रुथ which gives us the wealth of inner light and love and gives significance to life। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का क्या कहना है कि शिक्षा हमें क्या हमें सहायता करती है कि हम जो अंतिम सत्य है ना उस तक पहुंच पाए, ठीक है, अंतिम सत्य। अब वो अंतिम सत्य सबका अलग अलग होता है। अभी हम फिलॉसफी पढ़ेंगे ना, जब हम दर्शन पढ़ेंगे, दर्शन में आपके जो प्रकृतिवाद है उसके लिए सत्य अलग है, प्रयोजनवाद के लिए सत्य अलग ही होता है। प्रयोजनवाद जो प्रैग्मेटिज्म होता है, जिसपे अमेरिका चलता है, अमेरिका जो है किस पे चलता है, उसके लिए जो उपयोगी है वही सत्य है, ठीक है। अगर किसी चीज का उपयोग खत्म तो वो सत्य नहीं है। वो सत्य किसे मानता है कि जो चीज उसके काम की आ जाए, प्रयोग करके देखता है वो। इसीलिए वहां पे सब वेलकम है, इंडिया वाले भी वेलकम है, सब है, जिसके पास दिमाग होना चाहिए, है ना, ब्रेन ड्रेन तभी तो होता है हमारे यहाँ से। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का कहना क्या था कि एजुकेशन जो है वो क्या करती है, माइंड को अल्टीमेट ट्रुथ तक पहुंचाने की कोशिश करती है। और जब हम अंतिम सत्य तक पहुंचने की कोशिश करते हैं तो हमारे अंदर ना एक अलग तरह की, एक आप कह सकते हो हमारी एक धन, हमारे अंदर एक जो धन है वो हम अर्जित करते हैं। वो क्या है? जो लाइट, जो एक रोशनी है, हमें हमारे जीवन का मतलब जो है वो समझ में आता है जब हम क्या करते हैं, शिक्षा के जरिए अंतिम सत्य तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या कहते हैं कि एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ द इंडिविजुअल माइंड गेटिंग टू इट्स फुल पॉसिबल डेवलपमेंट। जब किसी व्यक्ति के जितने भी अंदर, उसके अंदर माइंड मतलब पोटेंशियल, उसकी आत्मा में जितनी भी उसके गुण हैं, जब उसकी फुल डेवलपमेंट अगर करने की कोशिश की जाए, वो किससे की जाती है? एजुकेशन के जरिए क्या किया जाए, उसको फुल्ली डेवलप किया जाता है। और स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन परफेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन मैन। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। विवेकानंद तो क्या कहते थे कि व्यक्ति के अंदर ना पहले से ही सर्वश्रेष्ठता, एक परफेक्शन पहले से ही विद्यमान है, बस शिक्षा के जरिए उसको बाहर निकाला जाता है। ऐसे ही आपके बहुत सारे हैं, जैसे अभी हमने इंडियन वाले देखे, एरिस्टोटल का कहना है एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, यानी कि स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क या एक जो आप कह सकते हो उसके स्वस्थ जो गुण है वो एकदम हाईएस्ट लेवल तक पहुंच सके, उसकी हमें रचना करने की कोशिश करनी है। क्योंकि देखो शिक्षा ही क्या कर पाएगी, हमें सबको सिखाती है। हम फिजिकल डेवलपमेंट की भी बात करते हैं, हम अपने इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की भी बात करते हैं। तो अरिस्टोटल का कहना ही यही था, साउंड माइंड जो है साउंड बॉडी में ही रह सकता है, तो शिक्षा के जरिए हमें इन दोनों का ही विकास करना है। रूसो का कहना था कि एजुकेशन इज द चाइल्ड डेवलपमेंट फ्रॉम विद इन। बच्चे के अंदर जो भी गुण है उन्हीं को आपको बाहर निकालना है, ठीक है। रूसो क्या है, आपके नेचुरलिस्ट थे, मतलब आपके प्रकृतिवादी थे, और इनका मानना यही था कि हमें बाहर से कुछ बच्चे के अंदर भरना नहीं है। बच्चा अपने साथ जितने भी गुण लेकर आया है, प्रकृति ने उसको पहले ही बहुत कुछ अच्छा दिया है। हर चीज जो प्रकृति से मिलती है बहुत अच्छी होती है, लेकिन इंसान उसको खराब कर देता है, ठीक है। तो अपने हाथों में नहीं लेनी है चीजें। बच्चे के अंदर जितनी भी क्वालिटीज हैं उसको नेचर के हवाले कर दो और उनको वैसे ही डेवलप होने दो, ठीक है। यही शिक्षा है। शिक्षा के जरिए बच्चे की जो डेवलपमेंट है अंदर से होनी चाहिए। हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं एजुकेशन इज कंप्लीट लिविंग, संपूर्ण जीवन, मतलब एक कंप्लीट लिविंग, जो आपको पूर्ण जीवन हमें किससे मिल पाता है? शिक्षा के जरिए ही मिल पाता है। प्लेटो का भी कहना था एजुकेशन इज द कैपेसिटी टू फील प्लेजर एंड पेन एट द राइट मोमेंट। अब देखो प्लेजर एंड पेन एट द राइट मोमेंट मतलब जब हमें सही गलत की परख होगी। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम तो क्या है, हमारे सामने अगर हमें कोई महंगा फोन मिल जाए तो हमें उसमें खुशी होती है, लेकिन असल में वो हमारे लिए प्लेजर का एक पॉइंट नहीं है। महंगी चीजों से खुशियां नहीं मिलती हैं। तो जो व्यक्ति ये समझ ले कि कहाँ से असली खुशी मिलेगी या कहाँ पे असली दुख विद्यमान है, यही हमें शिक्षा सिखाती है,
ठीक है, शिक्षा हमें यही सिखा रही है कि सही जगह पर हमें प्लेजर और पेन का पता चल सके। ऐसे ही एरिस्टोटल दोबारा आ गया। पेस्टोलॉजी का देखेंगे तो एजुकेशन इज नेचुरल, हार्मोनियस एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ मैन्स इननेट पावर। शिक्षा के जरिए हम क्या करते हैं, हम प्राकृतिक रूप से, लगातार प्रकृतिवादी रूप से हम क्या करते हैं, इंसान की जो अंदर निहित उसकी शक्तियां हैं उसको बाहर की ओर, विकास की ओर लाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारी हैं, आपको इतना ज्यादा इसमें देखने की इतनी जरूरत नहीं है, और बाकी पीडीएफ मिल जाएगी। टी रेमंड की एक डेफिनेशन पर हम एक देख लेते हैं। टी रेमंड कहते हैं कि एजुकेशन इज द दैट प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट विच कंसिस्ट द पैसेज ऑफ ह्यूमन बीइंग फ्रॉम इन्फेंसी टू मैच्योरिटी, द प्रोसेस whereby he adapts himself gradually in various ways to his physical and spiritual environment। तो एजुकेशन क्या है, इन्होंने एक ऐसा प्रोसेस बताया जहां पर जब व्यक्ति इन्फेंसी से मेच्योरिटी, यानी कि इन्फेंसी क्या होगा, शैशवावस्था से परिपक्वता की ओर जब वो बढ़ रहा होता है, तो जो जो चीजें इस बीच में वो सीखता है उसके द्वारा वो क्या करता है, अपने फिजिकल और स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट के साथ सामंजस्य बिठाता रहता है। शिक्षा हमें क्या सिखाती है, जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं हम अपने आसपास कुछ चीजों को सीखते जाते हैं और अपने एनवायरनमेंट के साथ, अपने फिजिकल, चाहे वो हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट हो चाहे हमारा स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट हो, सबके साथ हम सामंजस्य बैठाते रहते हैं। अच्छा, जो एक डेफिनेशंस आपकी इंग्लिश में है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं इनको हिंदी में भी कन्वर्ट करके दे दूंगी। अब देखो नेचर ऑफ एजुकेशन, जैसे हम टीचिंग में पढ़ते थे ना कि आपका टीचिंग साइंस भी है, आर्ट भी है, सिमिलरली शिक्षा आपकी विज्ञान भी है, साइंस भी है और आर्ट यानी कला भी है। अब हम इसे कला इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये रचनात्मकता है इसके अंदर, मौलिकता है इसके अंदर, बहुत सारे कौशल इसके अंदर शामिल हैं। ठीक है, अब देखो क्रिएटिविटी है इसके अंदर, क्योंकि आप एजुकेशन के लिए क्या करते हो, बच्चों को सिखाने के लिए हमेशा अपने लेसन प्लान तैयार करते हो, टीचिंग एड्स का निर्माण करते हो, आप अलग अलग एग्जाम्पल्स ढूंढते हो, तो ये सब क्या है, आपकी क्रिएटिविटी तो लग रही है इसके अंदर, और आप टीचिंग करने के लिए भी बहुत सारे कौशल जो है आप सीखते हो। विज्ञान इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये व्यवस्थित है, व्यवहारिक है, तार्किक है। जैसा हमने अभी पढ़ा ना, कभी भी बच्चे को कुछ भी नहीं पढ़ाना है, आपको बच्चे की एज देखनी पड़ेगी, उस एज के अकॉर्डिंग उसका मेंटल लेवल क्या है, उसी के अकॉर्डिंग आप टॉपिक को सरल करके व्यवस्थित ढंग से बच्चे को पढ़ाओगे। ठीक है, अब मैं भी अगर आपको जैसे ये एजुकेशन ऑफ फिलॉसफी पढ़ा रही हूँ, मैं कहीं से भी कुछ भी पढ़ाना शुरू कर दूं तो आपकी समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैं सिस्टमैटिक चल रही हूँ, है ना। पहले मैंने एजुकेशन टॉपिक उठाया, मैं फिलॉसफी उठाऊंगी और फिर दोनों के रिलेशनशिप की बात करेंगे। अच्छा, अब फीचर्स की बात कर लेते हैं फटाफट से। हमने वैसे एजुकेशन की इतनी सारी डेफिनेशन देख ली, इसी में से आपके फीचर्स भी निकल के आ रहे हैं, ज्यादा इनको एक्सप्लेन करने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एजुकेशन क्या है, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, सिर्फ स्कूलों में दी जाने वाले ज्ञान तक आपकी सीमित ये नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या है, एजुकेशन क्या है, चाइल्ड की इननेट पावर का डेवलपमेंट, आंतरिक शक्तियों का विकास ही क्या है, शिक्षा है। तीसरा आपका क्या है कि एजुकेशन डायनेमिक प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि शिक्षा ना आपकी स्थैतिक नहीं है, ये गतिशील है। क्यों गतिशील है, क्योंकि ये परिस्थितियों के अनुसार और समय के अनुसार इसमें परिवर्तन होता रहता है। देखो पहले चलती थी वैदिक काल, या उस समय क्या चलती थी, गुरु शिष्य परंपरा, गुरुकुल का सिस्टम चलता था ना, जहां पर बच्चों को क्या सिखाया जाता था, वहां पर देखो शिक्षा का एम ही अलग था। वहां पे हमारे आपके अलग अलग गृहस्थ आश्रम होते हैं और कौन सा अलग अलग आश्रम होते हैं, जहां पर गुरुकुल, कुछ समय ऐसा होता है आपको जीवन का गुरुकुल में रहकर बिताना होता है ताकि आप चीजों को सीख सकें, उसके बाद आप नॉर्मल लाइफ में आप आओगे। तो गुरुकुल जो है वहां पर एकदम अलग तरह की शिक्षा दी जाती थी। फिर अगर हम उसके बाद आए तो आपके अगर मिडिवल पीरियड है, मुस्लिम वाले पीरियड में आए, तो वहां पे आपके इस्लामिक एजुकेशन वगैरह भी बहुत प्रचलन में थी। फिर अगर हम उससे भी आगे आते हैं, जब आपके अंग्रेज आ गए, तो उन्होंने अपनी अंग्रेजी और बाकी जितने आपके उनका सिस्टम ऑफ एजुकेशन था वो हमारे ऊपर अप्लाई करने की कोशिश की। जैसे जैसे समय परिवर्तित होता गया, जैसे जैसे परिस्थितियां हमारे देश में बदलती गई, वैसे वैसे शिक्षा में भी परिवर्तन हमें देखने को मिले, और आज भी हो रहे हैं। आज ये एनईपी हम क्यों कह रहे हैं कि भाई इतने वर्षों बाद ये जो एनईपी आई है जिसने 86 की पॉलिसी को चेंज किया है, हम कह रहे थे अभी तक क्यों नहीं आई थी, इतने सालों बाद जाकर हमारी शिक्षा का स्वरूप आज बदलेगा, है ना। आज बच्चा जो है हिस्ट्री के साथ साइंस भी ले सकता है। तो ये परिवर्तन तो वैसे तो काफी समय पहले ही आ जाना चाहिए था, लेकिन ये समय की जरूरत है, सिचुएशन और टाइम के अकॉर्डिंग चीजों को चेंज होना पड़ता है। तो एजुकेशन भी उसी के अंदर आती है। एजुकेशन भी क्या है, डायनेमिक प्रोसेस है, सिचुएशन और टाइम के अकॉर्डिंग ये चेंज होती रहती है। अच्छा, यहां से इंपॉर्टेंट ये फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, एजुकेशन को बाइपोलर प्रोसेस किसने कहा है, जॉन एडम्स ने कहा है अपनी किताब इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशनल थ्योरी में। आपका एजुकेशन को बाइपोलर प्रोसेस का है। बाइपोलर प्रोसेस कैसे कहा है इन्होंने, एक इस पर क्या है,
टीचर, एक एंड पे टीचर है एक ध्रुव पर, और दूसरे ध्रुव पर क्या है, स्टूडेंट, शिक्षक और शिक्षार्थी, बाइपोलर प्रोसेस होगी। ठीक है, अगर हम जॉन डीवी के अनुसार देखें तो उन्होंने इसे ट्राइपोलर प्रोसेस कहा है। ट्राइपोलर प्रोसेस यानी त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। इनके अनुसार जो तीन ध्रुव हैं वो क्या है, तीन ध्रुव में से पहला है टीचर, दूसरा है स्टूडेंट और तीसरा है सोसाइटी। कई जगह आपको ये करिकुलम या एनवायरमेंट भी लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, लेकिन मतलब वही है, बेसिकली वही हमारी सोसाइटी ही हमारे जो है एनवायरमेंट का या करिकुलम को ही डिटरमाइन करती है। तो टीचर, स्टूडेंट, सोसाइटी, ये क्या है, जॉन डीवी के द्वारा दिया गया। अब अगर हम फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन की बात करें, शिक्षा के स्वरूप क्या क्या है, तो देखो फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है, जो आपको स्कूलों में दी जाती है, जहां पे हर चीज बिल्कुल सिस्टमैटिक है। आपका वहां पे एक प्लेस है, एक फिक्स, हर चीज फिक्स होती है, हर चीज फिक्स्ड है वहां पर। एक जहां पर आपको जाके पढ़ाई करनी है वो जगह फिक्स है, टाइम टेबल फिक्स है, आपका पूरा सिलेबस फिक्स है, एग्जाम कब कब होने ये फिक्स है, किस क्लास में कौन सी एज के बच्चे बैठेंगे ये भी फिक्स है। ठीक है, हर चीज वहां पर क्या है, पहले से ही तय है। ये होती है फॉर्मल एजुकेशन, सिस्टमैटिक है बहुत ही। इनफॉर्मल क्या होता है, आप अपने बड़ों से कुछ सीख रहे हो, आप अपने मित्र से कुछ सीख रहे हो, साइकिल चलाना सीख रहे हो बड़े भाई से, मम्मी से खाना बनाना सीख रहे हो, या पापा से गाड़ी चलाना सीख रहे हो, कुछ भी इस तरह की चीजें हो गई इनफॉर्मल। यहाँ पर कोई भी चीज फिक्स नहीं होती है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, यहाँ पर कुछ चीजें फिक्स हैं लेकिन फिर भी उसमें लचीलापन है या फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी या लचीलापन। इसमें आपके एग्जाम्पल आ जाएंगे ओपन स्कूल या फिर ओपन यूनिवर्सिटीज। ठीक है, यहां पर क्या होता है, अब देखो कुछ चीजें तो फिक्स हैं, जैसे एक साल में आपको या 2 साल में आपको एक कोर्स खत्म करना है, लेकिन एज फिक्स नहीं है। आप जैसे 40 साल का भी व्यक्ति है या 50 साल का भी व्यक्ति है, अगर वो चाहे ओपन यूनिवर्सिटी से जाकर कोई कोर्स करना चाहता है वो कर सकता है आराम से। कोई क्लासेस आपको यहाँ पर रेगुलरली लेनी नहीं है, बुक्स आपके पास घर में आ जाएंगी, बस आपको एग्जाम देने के लिए जाना पड़ता है। ठीक है, तो कुछ चीजें यहाँ पे फिक्स हैं लेकिन बहुत सारी चीजों में आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, तो इसीलिए ये क्या है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। हिंदी में क्या कहेंगे, औपचारिक, अनौपचारिक और गैर औपचारिक, निरौपचारिक कर लेना, निरौपचारिक। ठीक है, निरौपचारिक कर सकते हो इसे। दूसरा क्या आएगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब क्या हुआ, आपको जो डायरेक्टली जैसे स्कूल में जो शिक्षा दी जा रही है, टीचर सामने से खड़े होकर आपको पढ़ा रही है, वो क्या हो गए, डायरेक्ट एजुकेशन। इस समय भी आपकी डायरेक्ट एजुकेशन ही हुई। इनडायरेक्ट एजुकेशन होती है जब आपको कुछ सिखाने के लिए नहीं बताया जा रहा है लेकिन फिर भी आप अपने आसपास होती हुई चीजों को सीख जाते हैं, वो होता है इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष शिक्षा। जैसे कि क्या होता है, बच्चों को आप ना शादी ब्याह वगैरह में लेके जाओ तो बहुत सारे रिचुअल्स के, कोई शादी की सेरेमनी कैसे होती है, क्या क्या उसमें रीति रिवाज होते हैं, वो बच्चे ऐसे ही सीख जाते हैं। तो आप उन्हें सिखाने के लिए नहीं लेके गए हो, लेकिन बच्चे ने वो चीजें देखी तो इनडायरेक्टली वो बच्चे ने सीख ली। या बच्चे जो है गाली गलौज करना सीख जाते हैं, गलत शब्द से, ये भी आपकी, हालांकि हुई तो गलत चीज है लेकिन बच्चा सीख तो जाता ही है। तो अप्रत्यक्ष हुआ जब आप बच्चे को डायरेक्टली सिखाने के लिए नहीं सिखा रहे हो लेकिन फिर भी अपने आसपास होती हुई चीजों को वो देख रहा है और सीख जाता है। फिर है जनरल एंड स्पेसिफिक। जनरल एंड स्पेसिफिक में आपका सिंपल सा है, जनरल या सामान्य मतलब हुआ जैसे कि आप स्कूलों में पढ़ा रहे हो, क्लास 10th में जो करिकुलम है वो सभी बच्चों के लिए समान है। ठीक है, सभी के लिए एक जैसा होता है, ये जनरल हुई। सामान्य, विशिष्ट शिक्षा होती है जब आप किसी पर्टिकुलर वोकेशन में अगर ले रहे हो, जैसे कि आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के जा रहे हो तो आप IIT क्वालिफाई करोगे तो अब आपकी वो एक विशिष्ट प्रकार की शिक्षा हो गई। ठीक है, इवन के इसमें भी ब्रांचेस हो जाती हैं, आप मैकेनिकल में जा रहे हो या सिविल में जा रहे हो, ठीक है, या इलेक्ट्रॉनिक में जा रहे हो या इलेक्ट्रिकल में जा रहे हो, तो उसमें फिर विशिष्ट ब्रांचेस बन गई आपकी, तो वो स्पेसिफिक एजुकेशन हो गई। फिर हुआ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव, ये तो नाम से ही पता चल रहा है, व्यक्तिगत या सामूहिक। व्यक्तिगत मतलब आप इंडिविजुअली एक एक करके किसी को पढ़ा रहे हो, या सामूहिक मतलब एक कक्षा में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं और ग्रुप में आप उनको पढ़ाई करवा रहे हो। ठीक है, एक फटाफट से ये बता देती हूँ आप लोगों को, एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन, ओल्ड कॉन्सेप्ट और मॉडर्न कॉन्सेप्ट। ठीक है, एजुकेशन अगर हम देखें तो पहले अगर हम देखें, यहाँ पर ये हिंदी में नहीं है, हिंदी में मैं इसको करके दे दूंगी। शिक्षा का अर्थ पहले क्या माना जाता था, सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्शन देना, अनुदेशन देना, मतलब आप बच्चे को क्या करो, इंस्ट्रक्ट करो, ये कीजिए, वो कीजिए, ये याद कीजिए, वो याद कीजिए, आपने बस इंस्ट्रक्शन दे दी। लेकिन आज क्या है शिक्षा का अर्थ, डेवलपमेंट, बच्चे के अंदर जो क्वालिटीज है उसका विकास करना। अगर हम एम्स की बात करें तो ओल्ड कॉन्सेप्ट क्या है, बच्चे को सिर्फ ज्ञान देना, लेकिन आज क्या है, उसकी पूरी की पूरे व्यक्तित्व का विकास करना, उसकी सामाजिक जो क्षमताएं हैं वो बढ़ाना। करिकुलम की हम बात करें तो पहले करिकुलम विषय केंद्रित होता था, जो विषय पढ़ाना है उसके ऊपर ज्यादा आपको फोकस देते थे, मतलब अगर याद करना है तो आपको ये पूरा रटना ही पड़ेगा।
आज क्या है, बच्चे की अपनी कितनी उसकी रुचि है, किस चीज में है, एक्टिविटी करके बच्चा सीखे, उस सोशल एफिशिएंसी बढ़ाए, ठीक है, प्रोजेक्ट्स वगैरह दिए जाएं उसे, उससे वो सीखे, तो ये ज्यादा करिकुलम पे ध्यान दिया जाता है। मेथड्स की अगर हम बात करें, पहले रोट मेमोराइजेशन रटन प्रवृत्ति पे ज्यादा जोर दिया जाता था, गुरु बोल रहे हैं, बच्चे रट रहे हैं उसको। लेकिन मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है, लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा करके सीखे, प्रोजेक्ट से सीखे। डिसिप्लिन कैसा होता था, रिजिड और रिप्रेशनिस्टिक, बाहर से थोपा हुआ। रिप्रेशनिस्टिक का मतलब क्या होता है, आपने बाहर से बच्चे के ऊपर रूल्स इंपोज कर दिए। लेकिन आज क्या है, सेल्फ डिसिप्लिन। आज का कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन बहुत आता है, मुझे किसी और ने भी भेज रखा था, ये याद रख लो। आज मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो है डिसिप्लिन का, आत्म अनुशासन है, सेल्फ डिसिप्लिन। बच्चे को आपको इस तरह से तैयार करना है, बच्चे के अंदर डिसिप्लिन खुद से आ जाए। एग्जामिनेशन पहले एस्से टाइप होते थे, आज ऑब्जेक्टिव टाइप पे ज्यादा जोर दिया जाता है, वस्तुनिष्ठ पर। एजेंसीज पहले फॉर्मली हुआ करती थी, आज फॉर्मल इनफॉर्मल बोथ टाइप में यूज की जाती है। टीचर जो है आपका, वो पहले सिर्फ इंस्ट्रक्टर होता था, सिर्फ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर, आज फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड है, जो एनसीएफ कहती है ना, मित्र है, ठीक है, दार्शनिक है, और आपको गाइड भी कर रहा है। बच्चा क्या है, पहले होता था केवल पैसिव रेसिपेंट, वो क्या करता था, सिर्फ सुनता था, ठीक है। आज क्या है, एक्टिव है बच्चा, क्रियाशील है, पहले निष्क्रिय श्रोता था। स्कूल कैसे हैं, पहले टीचिंग शॉप्स हुआ करती थी। स्कूलों में अगर पहले जाओ तो पहले तो सिर्फ यही दिखाया जाता था कि पढ़ाई कितनी अच्छी होती है, क्लासरूम कितनी अच्छी है, टीचर कितना अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन आज आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज भी होनी चाहिए, बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, ये देखना है। तो आज स्कूल एक मिनिएचर सोसाइटी, एक समाज का छोटा स्वरूप, जहां बच्चे को बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये एक कंपैरिजन है। चलिए क्वेश्चन आ गया आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। शिक्षा एक कला है, शिक्षा एक विज्ञान है, यह ना तो कला और ना ही विज्ञान है, या कुछ हद तक यह कला है और कुछ हद तक यह विज्ञान है। कुछ हद तक यह कला है और कुछ हद तक ये विज्ञान है, दोनों है। What is called education acquired without any specific purpose, fixed period and place? बिना किसी विशिष्ट उद्देश्य, निश्चित अवधि एवं स्थान के अर्जित की गई शिक्षा क्या कहलाती है। अप्रत्यक्ष शिक्षा, व्यक्तिगत शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा। सी होगा। अब फटाफट से आ जाते हैं फिलॉसफी पे। हमने शिक्षा के बारे में बहुत सारा पढ़ लिया, अब आ जाते हैं फिलॉसफी पे। तो फिलॉसफी सबसे पहले तो है क्या, अगर बेसिक सिंपल सी भाषा में बात करूं तो फिलॉसफी है अंतिम सत्य की खोज। हम मजाक में बोलते हैं ना, जब कोई बहुत ज्यादा गहरी बातें करता है, क्या दार्शनिक की तरह बातें कर रहा है, क्या फिलॉसफी झाड़ रहा है, लेकिन असल में फिलॉसफी एक बहुत ही सीरियस सब्जेक्ट, अंतिम सत्य की खोज है, ठीक है। तो जीवन में हम क्यों आए हैं, या पर्पस क्या है लाइफ का, जब हम हायर लेवल के क्वेश्चंस पूछते हैं, जब हम सोचते हैं, विचार करते हैं, तर्क देते हैं, लॉजिक लगाते हैं, वही क्या है, आपका दर्शन। दर्शन शब्द की अगर हम बात करें तो इसकी उत्पत्ति देखो कहां से हुई। अगर हम वेस्टर्न मीनिंग में चले, ठीक है, ये वेस्टर्न में हम बोलते हैं ना ऐसे फिलॉसफी, अगर हम पश्चिमी परिवेश में गए तो दर्शन के लिए क्या यूज हो रहा है वर्ड, फिलॉसफी, जिसका मतलब क्या होता है, लिटरल मतलब होता है लव फॉर विजडम, जिसके अंदर ज्ञान के लिए प्रेम होता है, ठीक है। ज्ञान के लिए क्या है, उसके अंदर प्रेम है। फिलोस का मतलब होता है लव, सोफिया का मतलब होता है विजडम, इसी से बन के आ गया आपका लव ऑफ विजडम, ठीक है। ग्रीक शब्द से आया है ये, ग्रीक शब्द से, ज्ञान से प्रेम या ज्ञान के लिए प्रेम या ज्ञान के प्रति अनुराग। इंडियन पर्सपेक्टिव में बात करें तो यहां इसे क्या कहा जाता है, दर्शन कहा जाता है, ठीक है। वेस्टर्न में इसे फिलॉसफी कह रहे हैं, यहाँ इंडिया में इसे दर्शन कहते हैं। अब दर्शन वर्ड कहां से आया है, दर्शन वर्ड आपके संस्कृत भाषा के दृश धातु से बना है। दृश का अर्थ होता है देखना। अब यहाँ देखना क्या, देखना मतलब ये नहीं जो मैं अभी आपकी अपनी आंखों से देख रही हूँ या आप इस पीडीएफ को देख रहे हैं, वो देखना नहीं। जब हम अपने लॉजिक या ज्ञान के नेत्रों से देखते हैं, मटीरियलाइज से नहीं, ये जो हमारे नेत्र हैं हम इनसे नहीं, जो हम अपने तर्क की दृष्टि से जो चीजें सोचने की कोशिश कर रहे हैं, देखने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्या है, दर्शन, ठीक है। दर्शन मतलब देखना। अब अगर हम ब्रांचेस बात करें, जो आपकी शाखाएं हैं फिलॉसफी की, ठीक है, तो फिलॉसफी की आपकी 3 शाखाएं हैं। पहला है आपका मेटाफिजिक्स, दूसरा है एपिस्टेमोलॉजी और तीसरा है आपका एक्सियोलॉजी, ठीक है। मेटाफिजिक्स का मतलब क्या है, तत्व ज्ञान, हिंदी में से कहते हैं तत्व ज्ञान। अभी मैं बता रही हूँ ये सब क्या है, और ये सब जो मैं बता रही हूँ ना, इनमें बस खाली ये जो इनके वर्ड्स हैं, बस इनका एक एक पॉइंट समझ लीजिए, बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा जो कोर्स है वो पेडागोजी और टीचिंग और एजुकेशन से रिलेटेड है, हम फिलॉसफी में इतना डीप नहीं जाने वाले, ठीक है। फिर है एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी आपका होता है ज्ञान शास्त्र, ठीक है।
और जो आपका एक्सियोलॉजी है ये होती है आपकी मूल्य शास्त्र, हिंदी में कहते हैं इसे। कई जगह मीमांसा वगैरह भी लिखा हुआ होगा, पर आप इसको ऐसे याद कर लीजिए, इजी रहेगा आपके लिए। ठीक है, अब देखो है क्या ये मेटाफिजिक्स। क्या है मेटाफिजिक्स के लिए? देखो यहाँ सिंपल सा लिखा हुआ है, साइंस ऑफ रियलिटी एग्जिस्टेंस क्रिएशन। मतलब जब हम क्या करने की कोशिश करते हैं, हम ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हम क्यों उत्पन्न हुए हैं, हमारी प्रकृति क्या है, हम क्यों आए हैं इस जीवन में, या एग्जिस्टेंस क्या है, या रियलिटी क्या है, सत्य क्या है, ये सब जो चीजें बन गई है, ये सूर्य चंद्रमा, ये सारी चीजें कहां से आई हैं, ये सब एग्जिस्टेंस क्या है। जब हम इन सब चीजों की बात करते हैं ना, तो वो मेटाफिजिक्स के अंदर आती है। तत्व ज्ञान, तत्व क्यों कह रहे हैं, ये सब चीजें पदार्थ से ही तो बनी है, पृथ्वी, प्लैनेट्स, ये सारी चीजें। तो जब हम इन तत्वों का अध्ययन करते हैं कि ये सारी चीजें, हमें भी माना जाता है ना पंच तत्वों से आए हैं हम, पंच तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना है। तो जब हम इन चीजों के बारे में गहरी जानकारी ज्ञात करने की कोशिश करते हैं, तो वो आपका मेटाफिजिक्स के अंदर आता है। ठीक है, फिर मेटाफिजिक्स आपका फर्दर डिवाइडेड है, इसको आप ना सिर्फ एक एक लाइन से याद करेंगे। अगर मेटाफिजिक्स ऑफ सोल क्या होती है, जब हम आत्मा के तत्व की जानने की कोशिश करेंगे, हम अपने सबके अंदर क्या है, आत्मा है, जब इस आत्मा को जानने की कोशिश करोगे तो मेटाफिजिक्स ऑफ सोल हो जाएगी। जब ईश्वर की एग्जिस्टेंस को जानने की कोशिश करोगे कि ईश्वर है नहीं है, एक है, अनेक है, कितने हैं, जब हम ये सब जानने की कोशिश करते हैं तो वो होता है थियोलॉजी। मेटाफिजिक्स का मतलब है जब हम एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन कर रहे हैं कि कोई चीज है तो क्यों है, जब हम क्यों पूछ रहे हैं कि ये सारी चीजें हैं क्यों और क्या है, जब हम ये पूछ रहे हैं, तो आत्मा को जब पूछोगे कि आत्मा कैसा तत्व है, तो वो क्या हो जाएगा, मेटाफिजिक्स ऑफ सोल। जब ईश्वर को पूछोगे तो वो थियोलॉजी हो जाएगी। ठीक है, जब सृष्टि को जानने की कोशिश करोगे, सृष्टि में मतलब क्या क्या आ जाएगा आपका, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, अन्य ग्रह वगैरह, तो ये कॉस्मोलॉजी हो जाएगी। ठीक है, अगर सत्ता संबंधी के सबसे बड़ा कौन है, कौन अमर है, जो बिल्कुल नश्वर नहीं है, कौन सब चीजों को कंट्रोल कर रहा है, जब हम ये क्वेश्चन करेंगे तो ऑन्टोलॉजी। और जब हम सृष्टि की उत्पत्ति की बात करते हैं कि भाई जो बिग बैंग थ्योरी वगैरह नहीं पढ़ते कि धरती की उत्पत्ति कहां से हुई है, कैसे उत्पन्न हुआ, ये पूरा ब्रह्मांड कैसे बना है, जब हम इसकी उत्पत्ति की सबको समझने की कोशिश करते हैं तो वो होता है कॉस्मोगोनी। क्लियर हो गया, ये मेटाफिजिक्स के पार्ट्स हैं। ये बस ऐसे ही आ सकता है, और वैसे मैं बता रही हूं इतना डीप तो पूछेगा भी नहीं। हाँ, ब्रांचेस पूछ सकता है, इन ब्रांचेस को जरूर याद कर लेना कि फिलॉसफी की इनमें से कौन सी ब्रांचेस हैं, तो ये बस बेसिक याद कर लो। इसके अलावा मुझे नहीं लगता इससे डीप वो पूछ सकता है। अब आते हैं एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी पूछती है, यह है साइंस ऑफ नॉलेज एंड ट्रुथ। ठीक है, नॉलेज एंड ट्रुथ मतलब ये जानने की कोशिश करता है कि ज्ञान क्या है, असली ज्ञान, सही ज्ञान। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, ट्रू नॉलेज और फॉल्स नॉलेज में डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं कि सही ज्ञान क्या है और गलत ज्ञान क्या है। जब हम इसमें डिफरेंशिएट करना सीख जाएंगे तो वो ज्ञान शास्त्र हो जाएंगे। ठीक है, और तीसरा है एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी का मतलब है, एक्सियोलॉजी के अंदर दो चीजें आती है, एस्थेटिक्स आता है और एथिक्स आता है। एस्थेटिक्स को आप हिंदी में कहते हो सौंदर्य शास्त्र, और एथिक्स को कहते हो नीति शास्त्र। ठीक है, और एक्सियोलॉजी मूल शास्त्र हो जाता है। एस्थेटिक्स का मतलब है सौंदर्य शास्त्र, मतलब चीजों में सुंदरता देखना। अब सौंदर्य का मतलब ये नहीं है कि कोई बहुत ही हीरोइन जैसी दिखती है तो वो सुंदर है। सौंदर्य सबके लिए, सौंदर्य की परिभाषा अलग अलग होती है। अगर किसी मूर्तिकार से पूछोगे ना, अगर उसको यहाँ पर एक ऐसे पत्थर बना हुआ दिख जाएगा ना, उसे ये पत्थर भी बहुत खूबसूरत लगेगा, क्योंकि उसके दिमाग में क्या चल रहा है कि इस पत्थर को पूरा तराश के मैं कितनी खूबसूरत सी एक मूर्ति बना दूंगा, उसे इस पत्थर में भी सौंदर्य दिखाई दे जाएगा। ठीक है, जैसे कोई बहुत आर्टिस्टिक हैंड वाला होता है, उसे कोरा कागज भी ना बहुत अच्छा लगता है, वो सोचता है अरे मुझे मिले तो मैं इसके ऊपर कितनी सुंदर सी एक चित्रकारी कर दूंगा। तो सौंदर्य की परिभाषा, चीजों में खूबसूरती देखना। कई लोग प्रकृति से बहुत प्रेम करते हैं, उनको फूल खिले हुए देखे भी बहुत सुंदर लगता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें जो हैं, जो सौंदर्य की परिभाषा सबके लिए अलग होती है, और किस चीज में किसको क्या सौंदर्य दिख रहा है वही क्या आता है, एस्थेटिक्स में देखा जाता है। फिर नीति शास्त्र की बात करें तो नीति शास्त्र एथिक्स हो गए, सही और गलत की परख। ठीक है, सही क्या है, गलत क्या है, तो ये सब जब हम सीखते हैं तो ये नीति शास्त्र में आ जाता है। ठीक है, फटाफट से दोबारा रिवाइज करा रही हूँ। केवल 3 ब्रांचेस हैं। मेटाफिजिक्स, जिसमें क्या पढ़ोगे, तत्व की एग्जिस्टेंस के बारे में पढ़ोगे कि ये चीजें कहां से आई हैं, क्यों है। एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान, ट्रू नॉलेज क्या है और फॉल्स नॉलेज क्या है। एक्सियोलॉजी में पढ़ोगे सौंदर्य और आपके मूल्यों या नीतियों के बारे में। ठीक है, इसमें फिर इन्होंने डिवाइड किया है। अगर आत्मा के एग्जिस्टेंस के बारे में, आत्मा के संदर्भ जो तत्व है उसे जानने की कोशिश करोगे तो मेटाफिजिक्स ऑफ सोल। ईश्वर को जानने की कोशिश करोगे, थियोलॉजी। अगर सृष्टि के संबंधित जो तत्व है उसे जानने की कोशिश करोगे तो कॉस्मोलॉजी।
अगर सत्ता किसकी है, कौन अमर है, कौन कंट्रोल कर रहा है, ये जानने की कोशिश करोगे तो ऑन्टोलॉजी, और सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई है तो कॉस्मोगॉनी। एपिस्टेमोलॉजी में कोशिश करोगे क्या जानने की कि सही ज्ञान क्या है, गलत ज्ञान क्या है, ठीक है, ज्ञान कैसे प्राप्त होगा वगैरह वगैरह, हम डिफ्रेंशिएट करना सीख जाते हैं। और एक्सियोलॉजी में आप करोगे सौंदर्य को पढ़ोगे, और किसको पढ़ोगे आप, नीति शास्त्र, यानी सही और गलत की परख करना सीख जाओगे। ठीक है, ये हुई आपकी फिलॉसफी। अब प्लेटो कहते हैं कि फिलोसफर किसे मानोगे, दार्शनिक कौन है। इनका कहना है कि he who has a taste of every sort of knowledge and who is curious to learn and is never satisfied may be just termed as a philosopher। एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर हर प्रकार के ज्ञान के लिए बहुत ज्यादा उसे जानने की इच्छा होती है, उसके अंदर मतलब टेस्ट, मतलब कहने का मतलब उसे सब तरह का ज्ञान सुनना पसंद है, ठीक है, उसको सब तरह का ज्ञान सुनना पसंद है, और जो हमेशा जानने के लिए उत्सुक रहता, कभी सेटिस्फाइड नहीं होता, कभी संतुष्ट नहीं होता ज्ञान प्राप्त करते करते, वही दार्शनिक कहलाएगा। अब ये कुछ डेफिनेशंस हैं, जैसे अरस्तु ने कहा है कि फिलॉसफी को क्या माना इन्होंने, साइंस विच इन्वेस्टिगेट्स द नेचर ऑफ बीइंग एज इट इज इन इटसेल्फ। तो दर्शन ऐसा विज्ञान है जो क्या जानने की कोशिश करता है कि जो चीजें हैं वो यथार्थ स्वरूप में जो हैं वो क्यों हैं और कैसे हैं। जब हम ये सब जानने की कोशिश करते हैं, जैसे धरती है तो क्यों है, या हम हैं तो हमारी एग्जिस्टेंस क्यों है, हम कहां से आए, ये सारी चीजें जब हम जानने की कोशिश करते हैं तो वही दर्शन है। प्लेटो के अनुसार भी फिलॉसफी एम्स एट द नॉलेज ऑफ द इटर्नल नेचर ऑफ थिंग्स। ठीक है, पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान ही दर्शन है। जब हम इन पदार्थों के बारे में असलियत जानने की कोशिश करेंगे, वही हमें क्या मिलेगा, दर्शन, उसी के अंदर हमें दर्शन मिलेगा। फिक्टे कहते हैं कि ज्ञान का विज्ञान ही दर्शन है। मतलब नॉलेज तो एक्वायर करनी है, लेकिन नॉलेज को कैसे एक्वायर करना है ये भी एक साइंस है। ठीक है, कैसे हम ज्ञान को अर्जित कर रहे हैं उसका भी एक विज्ञान है, उसी विज्ञान को दर्शन कहा गया। और राधा कृष्ण कहते हैं कि यथार्थता के स्वरूप का तार्किक विवेचन, यानी कि जो रियलिटी है, जो यथार्थ है, जब हम उसको एनालिटिकली सोचते हैं, लॉजिक लगाते हैं, तार्किक रूप से उसके बारे में सोचने की कोशिश करते हैं, तो वही क्या होता है, आपकी फिलॉसफी होती है। ठीक है, चलो फिलॉसफी निपट गई हमारी। अब हम फटाफट से फिलॉसफी और एजुकेशन के बीच में रिलेशनशिप देख लेते हैं। तो ये माना जाता है कि फिलॉसफी और एजुकेशन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, टू साइड्स ऑफ अ सेम कॉइन। अगर एक हेड है तो एक टेल्स है, दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। ठीक है, तो देखो यहाँ दर्शन और शिक्षा की अन्योन आश्रितता, मतलब कि एक दूसरे पर कैसे ये निर्भर करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि एजुकेशन इज डिपेंडेंट ऑन फिलॉसफी। क्यों शिक्षा जो है फिलॉसफी के ऊपर निर्भर करती है। तो वैसे मैं बच्चों को हमेशा बताती हूँ कि आपको ये जो दो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, एक फिलॉसफी पढ़ाया जाता है, एक साइकोलॉजी पढ़ाया जाता है। साइकोलॉजी क्यों पढ़ाया जाता है, जब आपको बच्चे को कैसे पढ़ाना है ये समझना होता है तो आप साइकोलॉजी पढ़ते हो। जब आप बच्चे को क्या पढ़ाना है तो आप फिलॉसफी देखते हो। ठीक है, क्या का जवाब हमें फिलॉसफी से मिलता है। चलो पहला पॉइंट आ गया, दर्शन शास्त्र उस वास्तविक गंतव्य को निर्धारित करता है जिस ओर शिक्षा को जाना है। मतलब फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, हमें शिक्षा के द्वारा बच्चे को पहुंचाना कहां तक है, हम चाहते क्या है, शिक्षा से हमारा क्या पर्पस सॉल्व हो। ठीक है, उसी के अनुसार मैंने आपको बताया था कि हमारा जैसे जैसे हमारा समय बदलता गया वैसे वैसे जो है शिक्षा के जो एम्स है बदल जाते हैं, या अंतिम जो हमारा पड़ाव है जहां तक हमें पहुंचना है वो बदल जाता है। जैसे जब आपका गुरुकुल सिस्टम चलता था तो वहां पे बच्चों के अंदर मूल्य डालना, ईश्वर को समझना, और अपने आप को मतलब देखो एब्सटेन करते थे ना, वो हर चीज से वो क्या करते थे, गुरु के अधीन हो जाते थे, अपने माता पिता को सारे मोह, चाहे वो राजा ही क्यों ना हो, लेकिन वो क्या करता था, गुरु के आश्रम में रहकर वहां के कार्य किया करता था। ठीक है, वो भोगेगा नहीं, अपना राज्य नहीं भोगेगा, वहां पे वो क्या करेगा, सारे कार्य करेगा जो गुरु उससे कहेंगे। उस समय वहां पे पर्पस कुछ और था। आगे अगर हम देखेंगे तो जैसे जैसे समय बदलता गया पर्पस कुछ और है। आज हमारा पर्पस क्या है, आज क्यों साइंस टेक्नोलॉजी कोडिंग वगैरह इन सबको ज्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि आज हमारा देश इन सब की ओर अग्रसर हो रहा है। हमारा देश जो है, आज आप देखो इसरो कितने लॉन्च कर रहा है, वो आपके मिशन लॉन्च कर रहा है। आज जरूरत है कि हम सीखें, टेक्नोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा जो है आगे लाएं। तो आज जो है शिक्षा के जो हमारे एम्स हैं वो बदल चुके हैं, और आज के परिप्रेक्ष्य के हिसाब से हम उसी के हिसाब से एनईपी को आप देख सकते हैं कि वहां पर चेंजेस लाए गए। तो फिलॉसफी जो है कहीं ना कहीं वो बताती है कि आपको पहुंचना कहाँ है। फिर दूसरा है, फिलॉसफी आपके शिक्षा के जो वेरियस एस्पेक्ट्स हैं उनको निर्धारित करती है। अब एस्पेक्ट्स क्या क्या हो गए, एम्स, शिक्षा के लक्ष्य क्या होंगे, करिकुलम, पाठ्यक्रम में क्या क्या रखा जाएगा, शिक्षक कैसा होना चाहिए,
पाठ्य पुस्तकें कैसी होनी चाहिए, अनुशासन कैसा होना चाहिए, शिक्षण विधियां कैसी होनी चाहिए, यही सब तो आप शिक्षा में पढ़ते हो, शिक्षा के यही सब तो पहलू है। ये सब कौन बताता है? फिलॉसफी डिसाइड करती है। और जैसी ही फिलॉसफी हम पढ़ रहे होंगे उसी के अकॉर्डिंग, अब देखो आगे आने वाले जो वीडियोस हैं, जैसे मान लो हम नेचुरलिज्म पढ़ रहे हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रकृतिवाद कहते हैं। ठीक है, तो प्रकृतिवाद में अब आपको पढ़ना कैसे है? अगर आप नोट्स बना रहे हो तो भी आप ऐसे ही बनाओगे। सबसे पहले तो आप इसके 8-10 पॉइंट्स में क्या बनाए जाएंगे कि एक्चुअली नेचुरलिस्टिक फिलॉसफी किस चीज के ऊपर बिलीव करती है। फिर हम पढ़ेंगे इसके प्रोपोनेंट्स, कौन कौन इसके प्रवर्तक हैं। फिर इसके बाद इसके अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए हम वो पढ़ेंगे। और शिक्षा कैसी होनी चाहिए मतलब हम यही सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। शिक्षा के एम क्या होंगे, करिकुलम क्या होगा, टीचर कैसा होगा, किसके अनुसार? हर तरह की फिलॉसफी के अनुसार। तो जैसे कि अगर हम प्रकृतिवाद के अनुसार पढ़ रहे हैं तो प्रकृतिवाद में अगर हम करिकुलम की बात करें तो करिकुलम कैसा बताया गया है? प्रकृति में जो मतलब प्राकृतिक चीजें सीखो, ठीक है, जैसी चीजें जो है उसके लिए उपयोगी रहेंगी आपको वही चीजें सीखनी है। या अगर आपसे पूछा जाए कि डिसिप्लिन कैसा होगा नेचुरलिज्म के अनुसार, या शिक्षण विधियां कैसी होंगी, तो देखो शिक्षण विधियां वहां पे कैसी होनी चाहिए? प्रैक्टिकल मेथड्स, प्रोजेक्ट मेथड्स, जहां पर बच्चा एक्टिविटीज करके खुद से सीख सके। डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए? कुछ मत करो, बच्चे को कोई रोको टोको मत, उसे नेचर के हवाले कर दो, नेचर अपने आप सिखा देगा। जब कोई काम गलत करेगा नेचर उसे अपने आप पनिशमेंट देगा, बच्चे को अपने आप समझ में आ जाएगा ये काम गलत है। तो हर जो फिलॉसफी है उसके अकॉर्डिंग फिर कैसे हमारे एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन रहेंगे उसको हम समझेंगे। ठीक है, फिर है आपका ग्रेट फिलोसफर्स हैव बीन ग्रेट एजुकेशनिस्ट ऑल्सो। तो यहां पर हमने देखा कि जो आपके बहुत बड़े बड़े दार्शनिक हैं वो आपके बहुत बड़े बड़े शिक्षाविद भी रहे हैं, इसीलिए जो है शिक्षा और जो आपकी फिलॉसफी है वो कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। अगर हम बात करें कि फिलॉसफी कैसे डिपेंडेंट है एजुकेशन के ऊपर, तो देखो दर्शन शास्त्र देखो इसलिए निर्भर करता है क्योंकि शिक्षा जो है वो दर्शन का गतिशील पक्ष है। हर चीज का क्या होता है ना, एक तो होता है आप प्लान बनाओगे, उस प्लान को फिर बाद में क्या करोगे? एग्जीक्यूट करोगे। ठीक है, तो जो प्लान बनाने का काम है वो तो करती है फिलॉसफी, दर्शन, और जो एग्जीक्यूशन का काम है वो कौन करता है? वो करता है आपका शिक्षा। ठीक है, तो शिक्षा क्या कर रही है? प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है दर्शन का। दर्शन ने बता दिया भाई ये पढ़ाना है, ऐसे पढ़ाना है, शिक्षक ऐसा होना चाहिए, बच्चा ऐसा होना चाहिए, पाठ्यक्रम ये होना चाहिए। अब उसे करेगा कौन? करोगे कैसे? शिक्षा के जरिए ही करोगे। शिक्षा ही उस चीज को प्रैक्टिकली अप्लाई करेगी। ठीक है, तो ये चीज है आपकी। सेकंड है एजुकेशन इज द मीन्स टू अचीव द गोल, मतलब जो गोल, जो लक्ष्य जो है फिलॉसफी ने डिसाइड किए हैं वो आप किसके द्वारा प्राप्त करोगे? शिक्षा के द्वारा प्राप्त करोगे। फिर डेवलप्स अ मैन टू बी अ फिलोसफर। अभी दार्शनिक बने कैसे हैं? ये जिनकी भी हमने इतने सारे अभी हमने डेफिनेशंस पढ़ी फिलोसफर्स की, ये सब बने कैसे? इन्होंने ये शिक्षा इन्होंने कैसे प्राप्त किया? ये ज्ञान कहां से मिला? ये सब शिक्षा के जरिए ही तो मिला। ये खुद जब शिक्षित हो रहे थे, जब इन्हें पढ़ने को मिल रहा था, जब ये देख रहे थे आसपास दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे समय बदल रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है लोगों के सामने, तभी तो ये ज्ञान इन्होंने अर्जित किया। तो शिक्षा इंसान को दार्शनिक बनाती है। ठीक है, फिर है डेवलप्स फिलोसफिकल एटीट्यूड हमारे आप में। अब हम देखो मैं पढ़ रही हूँ ये फिलोसफी, तो थोड़ा बहुत तो फिलोसफिकल एटीट्यूड मेरे अंदर भी आ ही जाएगा। आप लोग पढ़ोगे आप भी थोड़ा बहुत तो समझ ही जाओगे। तो फिलोसफिकल एटीट्यूड कहां से आता है? ये भी शिक्षा से ही आता है। फिर पुट्स प्रॉब्लम बिफोर द फिलोसफर टू सॉल्व। अब दार्शनिक क्या करता है? दार्शनिक समस्याओं का सुलझाता है, लेकिन वो समस्याएं सुलझाने के लिए उसके सामने वो समस्या आनी भी तो चाहिए। वो समस्याएं उसके पास कहां से आएंगी? जब वो शिक्षा के जरिए अपने आसपास होती हुई चीजों को देखेगा, तभी तो पता चलेगा कि अच्छा ये सारी चीजें चल रही हैं जमाने में, तो मुझे कैसे जो है इन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। वही दर्शन। ठीक है, तो ये तो था आपका, यहाँ हमने कवर कर दिया आपका ये जो हमारा एजुकेशन एंड फिलॉसफी, रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फिलॉसफी, यहाँ सब खत्म हो गया। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।